हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इकोनॉमिकल राहुल। दिस इज़ राहुल और आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे टफ चैप्टर में से एक है, नेशनल इनकम। बट आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे आपको बहुत इजी लगेगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो नेशनल इनकम से स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि इस चैप्टर में लगातार आएगा, उस टर्म्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला टर्म्स है आपका डोमेस्टिक टेरिटोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डोमेस्टिक टेरिटोरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझेंगे। अगर इसका डेफिनेशन का बात करते हैं तो इट मीन्स अ पॉलिटिकल फ्रंटियर बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कोई भी राजनीतिक पक्ष यानी गवर्नमेंट के पक्ष से एक बाउंड्री तय होता है कि उस बाउंड्री तक हमारा देश है, चाहे वो सी में हो, चाहे में ओशन में हो, चाहे वो लैंड हो, कहीं पर भी हो, वो हम एक बाउंड्री गवर्नमेंट के अनुसार तय होता है और उसी बाउंड्री के अनुसार एक हमारा ज्योग्राफिकल एरिया सेट होता है और वही टोटल बाउंड्री जो हमारा होता है उसी को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। यानी मान लीजिए हमारा देश ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा देश इंडिया है और इंडिया के चारों तरफ एक बाउंड्री सेट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हमारा गवर्नमेंट है उसके थ्रू, और वो एरिया में जो हमारा होता है वही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। इसका अगर डेफिनेशन का बात है तो बताइए हमको, इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर या बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कोई भी राजनीतिक यानी हमारा जो नेता, हमारा जो गवर्नमेंट तय करता है उस बाउंड्री के अंदर हमारा जो एरिया होता है उसी को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। मान लीजिए पहला एक्सेप्शन एम्बेसीज, यानी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन कहने का मतलब ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। पहला, एम्बेसीज ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। मान लीजिए कोई एम्बेसीज होता है, जैसे एम्बेसडर जो बाहर दूसरे देश के हमारे देश में रहते हैं, उनका एरिया जो वो लिए रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में है, तो वो एरिया को हम इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पहला ये एक्सेप्शन है, इसमें काउंट नहीं होगा। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है, UNO है, यूनिसेफ है, तो वो जिस एरिया में मान लीजिए उनका ऑफिस है वो एरिया में यहाँ वो हमारे डोमेस्टिक कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, यानी वो एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है वो समझते हैं। अगर पहले इसका डेफिनेशन का बात कर लेते हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट ए पर्सन इंस्टीट्यूशन who resides in a country within 1 or more than 1 year and center of economic interest, यहाँ पे समझेंगे center of economic interest lie in that country, ठीक है। इसका तो डेफिनेशन बात कर समझ गए हम लोग, बट इस डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। नॉर्मल रेसिडेंट्स हर वो एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक पीपल होता है जो हमारे देश में 1 साल या उससे ज़्यादा से यहाँ पे रह रहा है, 1 साल या उससे ज़्यादा से यहाँ पर रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है। मतलब हमारे देश में अगर रह रहा है वो, तो उसका इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहा है वो हमारे देश के लिए कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। याद रखेंगे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा देश रहना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बार बार कर रहे हैं हम। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मान लीजिए कोई विजिटर्स यहाँ पे घूमने के लिए आए, मान लीजिए हम बिहार में बोध गया है, ऐसे बहुत सारे राजगीर है, फिर वाराणसी है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो ये टूरिस्ट अगर यहाँ पे आते हैं तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे बात किए हैं जिसको इंस्टीट्यूशन का है, तो हमारे बाहर का अगर हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है वो तो उसका वो काउंट इसमें नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, और इसके बाद क्या है, फॉरेन स्टाफ जो यहाँ पे एम्बेसी में, एम्बेसडर हाउस में जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी नॉर्मल रेसिडेंट में वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट, बॉर्डर वर्कर, यानी बॉर्डर पे जो काम करते हैं, मान लीजिए दूसरा देश जैसे नेपाल है और इंडिया में काम करते हैं, तो नेपाल का आदमी यहाँ पे काम करते हैं इंडिया में बॉर्डर पे, तो वो काउंट इसमें नहीं होगा, नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, उसके बाद आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का कहने का मतलब ये है, जो हम प्रोसेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन करने में जो लैंड से रेंट आता है
कैपिटल्स को इंटरेस्ट आता है, उसके बाद लेबर को वेजेस आता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट आता है। तो ये जो प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट प्लस और रेंट, ये सारा चीज़ जो आता है वो एक इनकम का रूप है। उसी को हम लोग यहाँ पे फैक्टर इनकम कहते हैं, यानी इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन करने में जितना लैंड से रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और लेबर को वेजेस, तो ये सारा पार्ट क्या हो गया हमारा फैक्टर इनकम हो गया। अब आगे देखते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कोई भी प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ वहाँ पे अर्न हो जा रहा है। जैसे देखते हैं ओल्ड एज पेंशन योजना, जिसके तहत हमको 60 इयर्स के बाद जितने ओल्ड पर्सन हैं उनको कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में दिया जाता है, या फिर कुछ स्कॉलरशिप्स हो गया। स्कॉलरशिप्स, हम कुछ काम तो नहीं कर रहे फिर भी हमको स्कॉलरशिप्स पढ़ाई के लिए मिल रहा है, यानी हम कुछ फैक्टर इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमको अर्निंग हो रहा है। तो यही चीज़ होता है आपका ट्रांसफर इनकम। अब आगे हम देखते हैं कुछ कंसेप्ट्स, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टर्म्स आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे देखेंगे जिसको हम लोग फॉर्मूला भी कहते हैं। कंसेप्ट्स देखेंगे यहाँ, जिसको फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे पहला रहा, जैसे हम ग्रॉस मेरा ये है और ये यहाँ मेरा नेट है, ठीक है। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से अगर हमको नेट पे डायरेक्ट जाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से हमको ग्रॉस पे जाना है, यहाँ पे ग्रॉस से अगर नेट पे जाना रहता है तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। अगर नेट से हमको ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। अब बोलेंगे आप सर ये ग्रॉस क्या हुआ, नेट क्या हुआ, ये डेप्रिसिएशन क्या हो गया। तो डेप्रिसिएशन तो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहला वीडियो मेरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हम बताए थे, बट अब हम फिर से एक बार डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ग्रॉस पहले डिस्कस करते हैं। ये ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस को हम लोग ग्रॉस वैल्यू कहते हैं, और नेट वैल्यू क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू पहले समझते हैं। ग्रॉस वैल्यू होता है परचेजिंग वैल्यू, यानी जब प्रोडक्ट तैयार हो गया और मार्केट में चला गया और जितना में हम परचेज करते हैं उसी वही मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जितना में हम परचेज करते हैं मार्केट्स में कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए को Realme 6 Pro अच्छा लगता है तो हम 18,000 में या 20,000 में उसको परचेज किया, यानी परचेज प्रोडक्शन होने के बाद जो मार्केट में हम परचेज किए वहाँ से, वो मेरा हो गया ग्रॉस वैल्यू। अब वही मोबाइल को अगर हम 6 मंथ बाद हम बेचेंगे अगर 12,000 में, तो 18,000 पहले कॉस्ट था या 20,000, मान लीजिए 20,000 ही था, तो 20,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8,000 है, यानी 8,000 मेरा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और 12,000 जो मेरा है वो नेट वैल्यू आ गया। क्यों, क्योंकि आपने 6 मंथ मोबाइल यूज किया तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट क्या हो जाता है, घट जाता है, समझ गए ना, उसका लॉस हो जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू लॉस होता है, वही लॉस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। पहले यहाँ समझेंगे ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस क्या होता है, वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, परचेजिंग वैल्यू ऑफ गुड्स कह सकते हैं, ठीक है। नेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी है। उसके बाद थर्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ लॉस वैल्यू, यानी कितना, अगर 6 महीना हम उस मोबाइल को यूज किए, उस सेलफोन को यूज किए, तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट घट गया, और वही जो लॉस होता है ना मेरा घटा, वही लॉस वैल्यू क्या होता है, डेप्रिसिएशन, लॉस वैल्यू ऑफ गुड्स।
इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन, समझ गए ये? यानी ग्रॉस से हम नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगर नेट से ग्रॉस पे आएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थर्ड देखते हैं, सॉरी सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं, NFIA। अब ये क्या है सर? तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेश से हमारे देश के अंदर कितना पैसा आया। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी बाहर से हमारे देश में कितना पैसा आया और हमारे देश से बाहर कितना पैसा गया। यानी हमारा देश का कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पब्लिक बाहर काम करते हैं तो कुछ इनकम का जनरेशन होता है, वो इनकम हमारे देश में भेजते हैं, माइनस जो हमारे देश से इनकम दूसरे देश में जाता है। उसी को निकालने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड का मतलब बाहर से हमारे देश में कितना पैसा आया और फिर माइनस हमारे देश से बाहर कितना पैसा गया, वही मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया। ठीक है, तीसरा हम लोग अब देखते हैं, मार्केट प्राइस और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, पहले देखेंगे। मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, याद रहेगा, अपनाना चाहिए आप लोग। ठीक है, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। अब बोलेगा सर ये मार्केट प्राइस क्या होता है? तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स को हम परचेज करते हैं उसी को मार्केट प्राइस कहा जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? तो मार्केट प्राइस का कहने का मतलब यहाँ पर है एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स जो परचेज किया गया होगा कोई भी कस्टमर के थ्रू, उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। समझ गए? जो कोई भी रिटेलर के थ्रू बेचा गया होगा कस्टमर को जो वैल्यू में, उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही आपका मार्केट प्राइस हुआ। समझ गए ना? एक तरीका से वही आपका मार्केट प्राइस हुआ। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस हुआ, मार्केट प्राइस आपका हुआ एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, यानी दुकानदार से जो एक्चुअल वैल्यू बेचा जाता है, एक्चुअल वैल्यू में कोई भी गुड्स कमोडिटी बेचा जाता है, उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट यानी कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो हम लोग देते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट, ये रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में कितना खर्च पड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन होने में कितना कॉस्ट लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर तीनों को एक साथ मिलाने का कोशिश करेंगे, जैसे GDP, ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये आपका होता है NNPFC। देखिए हम पढ़ाएं अभी, ये GDP हुआ आपका, G से हम नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस
डेप्रीसिएशन। डी से हम नेशनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस NFIA, ठीक है। और MP से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था। अब GDP और NNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हुआ उसका आया, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आया। अब ये क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से, एक बार में नहीं समझ में आएगा, बैक करके बार बार देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। इसको इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और लास्ट में ये वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से आगे का वीडियो मिल सके। ओके।